ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है साइमन कमीशन। ठीक है, अभी तक आपने देखा स्वराज पार्टी जो थी वो बनी और उसकी कंट्रीब्यूशन, इलेक्शंस हुए, इलेक्शन में स्वराज पार्टी जीती और कोएलिशन गवर्नमेंट बनी और फिर CR दास की डेथ हो गई और फिर मिनिस्टर्स ने अपने अपने रेजिग्नेशन भी दे दिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि कांग्रेस जो थी वो अपना कंस्ट्रक्टिव वर्क करती रही, जैसे गांधी ने बोला था कि हम कंस्ट्रक्टिव वर्क जो है वो करते रहेंगे। तो अब अंग्रेज़ों ने एक बड़ी, जैसे रौलाट एक्ट लाया था ना, ऐसे ही अंग्रेज़ों ने एक नया कमीशन लेकर आए 1927 में। रौलाट एक्ट कब आया था? मतलब कमेटी बनी थी रौलाट एक्ट की कब? 1917 में। तो ये 10 साल के बाद 1927 में साइमन कमीशन एक इन्होंने अंग्रेज़ों ने बनाई। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है ये क्यों बनाई? ठीक है, साइमन कमीशन नाम इसलिए था क्योंकि जो इसका हेड था वो साइमन था। ठीक है, और अब ये बनाई क्यों थी? तो आपको बेसिकली ये बता दूं कि इंडिया में जो रिफॉर्म्स आए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, वो 1909 में आए थे, 1909 में, जिसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं। उसके बाद 10 साल के बाद 1919 में आए थे, जिसको मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट बोलते हैं या मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोलते हैं, और साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें कांग्रेस जो थी और मुस्लिम लीग जो थी ये कभी भी इन रिफॉर्म से सेटिस्फाई नहीं हुए, क्योंकि जितना ये मांगते थे ना रिफॉर्म्स में उतना वो देते नहीं थे। सपोज ये 10 चीज़ें मांग रहे हैं तो वो 4 देते थे, 6 चीज़ें छूट जाती थी। इसलिए इंडियंस वर नेवर सेटिस्फाइड विद द रिफॉर्म्स गिवन बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई हो जाते तो फिर वो अगले रिफॉर्म से और कम चीज़ें देते, है ना, क्योंकि ये तो सेटिस्फाई हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए 1927 में बेसिकली क्या था, 1919 में जो रिफॉर्म्स आए थे, मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, उनमें एक क्लॉज था, वो ये था कि 10 साल के बाद यानी 1929 में हम एक कमीशन बिठाएंगे जो कि फर्दर रिफॉर्म्स की रिकमेंडेशन देगी। बेसिकली होता ये था कि इंडिया में इन्होंने ये रखा हुआ था कि हम 10 साल के बाद रिफॉर्म्स लाएंगे, जैसे 1909 में लाए, फिर 19 में लाए, अब लाने थे इन्होंने 1929 में। ठीक है, तो 29 में इन्होंने बेसिकली जो थी वो स्टार्टिंग में कमीशन लानी थी और उसी साल इन्होंने रिफॉर्म्स भी ले आने थे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि ये 2 साल पहले ही कमीशन लेकर आए, 1927 में ही लेकर आए। तो वो क्या ऐसी चीज़ें थी कि इनको वो कमीशन जो था वो पहले लाना पड़ा। तो उसका एक रीज़न था, वो ये था कि ब्रिटेन में जो था वो ये डर था कि ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी की, ब्रिटेन में 2 पार्टीज होती है, एक कंजर्वेटिव पार्टी, एक लेबर पार्टी। याद रखो, जैसे यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी है ना, वहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। अब वहाँ पर याद रखो कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो इंडिया के हमेशा थोड़ी सी अगेंस्ट रही है, और जो लेबर पार्टी है वो इंडिया के हमेशा थोड़ा सा फेवर में रही है, यानी कि बिल्कुल ही फेवर में रही है, बट थोड़ा सा फेवर में रहती थी। ठीक है, तो जब जब ब्रिटेन में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आई तब तब इंडिया में जो वाइसरॉय आए वो बहुत स्ट्रिक्ट आए। याद रखना, जब जब वहाँ पे लेबर गवर्नमेंट आई तब तब इंडिया में जो वाइसरॉय आए वो बहुत लिबरल थे। यानी कि जब जब वहाँ पे लेबर पार्टी आई तब तब यहाँ पर ज़्यादा रिफॉर्म्स हुए, एजुकेशन में रिफॉर्म्स हुए। जब जब वहाँ पर कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आई तब तब यहाँ पे प्रेस के ऊपर बैन लगा, रौलाट एक्ट आया, इस तरह की चीज़ें हुई। ठीक है, ये बात समझ आ गई इतनी? ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये रिपोर्ट जो थी साइमन कमीशन की 1927 में कमेटी कमीशन क्यों बिठाया, 1929 में बिठाना था, 2 साल पहले क्यों बिठाया? क्योंकि
ब्रिटेन में इलेक्शंस थे 1929 में, ठीक है, या 30 में थे या 29 में थे। अब इनको ये डर था कि उस इलेक्शन में कंजर्वेटिव पार्टी को ये डर था, इस टाइम कंजर्वेटिव पार्टी पावर में थी, कब? 1927 में। तो कंजर्वेटिव पार्टी को 1927 में ये डर था कि कहीं 1930 में या 1929 में इलेक्शंस में लेबर पार्टी जीत ना जाए, और अगर वो आई और उसने कमीशन बिठाई तो वो जो रिकमेंडेशन देगी वो बहुत इंडिया के फेवर में होगी। इसलिए ये काम इन्होंने अपने हिस्से ही कर लिया, 2 साल पहले ही कमीशन लेकर आए, सो दैट लेबर पार्टी को वो मौका ही ना मिले वो काम यही कर दे। समझ गए? समझ गए? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है ना? तो ये काम इसलिए इन्होंने 1927 में किया। इंडिया ये चीज़ समझ गया। इंडिया वाले भी तो न्यूज़पेपर पढ़ते थे, उनको भी पता था कि वहाँ पे कौन सी लेबर पार्टी आ सकती है या कंजर्वेटिव पार्टी आ सकती है। इंडिया में लोगों को भी पता था सारा, ये भी पढ़े लिखे लोग थे, कांग्रेस के या मुस्लिम लीग के, ठीक है। तो इसलिए इनको ये चाल समझ आ गई, इन्होंने साइमन गो बैक का स्लोगन लगाना स्टार्ट कर दिया, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। जहाँ जहाँ साइमन कमीशन जाता था, क्योंकि कमीशन को ट्रैवल करना होता है पूरे इंडिया में, क्योंकि इसमें रिफॉर्म्स देने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उन्होंने पंजाब में भी जाना है, यूपी बिहार में भी जाना है लोगों का से मिलने के लिए, तो देखने के लिए कि यूनिटी है हिंदू मुस्लिम के लिए के बीच में या नहीं है, देखने के लिए एजुकेशन कैसी है, ठीक है, हेल्थ सेक्टर कैसा है, सारा कुछ। तो इसलिए जहाँ जहाँ भी कमीशन जाती थी उसको ब्लैक फ्लैग्स दिखाए जाते थे और गो बैक साइमन बोला जाता था इंडिया में, ठीक है। तो अल्टीमेटली खैर वो गो बैक तो हुई नहीं, कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी, और जो रिकमेंडेशंस थी वो जब दी तो अब वो रिकमेंडेशंस को वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये जो रिकमेंडेशंस दी हैं साइमन कमीशन ने, अब हमने उनको इम्प्लीमेंट तब करना है, पहले हमने इंडिया से मशवरा करना है। ये रिकमेंडेशन किसने दी है? कमीशन ने, साइमन कमीशन ने। साइमन कमीशन के सारे मेंबर कौन थे? ब्रिटिशर्स थे, इंडियन तो नहीं थे। अब इंडियन उसको कैसे मानते? इंडियंस बोलते हमारे से मशवरा आपने किया ही नहीं है। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने ये कहा वहाँ के पीएम ने कि आप लंदन आओ और इन रिकमेंडेशंस के ऊपर डिस्कशन करो, ठीक है। 3 साल ये डिस्कशन चलेगी, 3 साल, 1930 में, 31 में और 32 में, जिसको उन्होंने बोला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। एक चीज़ आपको बता दूं कि ये चेंज कैसे आया। पहले तो उन्होंने कमीशन बिठाई 1927 में, फिर 3 साल तक एक कमीशन के ऊपर कभी डिस्कशन होती है? नहीं होती ना, बहुत रेयर है। तो वो इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि वहाँ पर लेबर पार्टी 30 में आ चुकी थी, ठीक है। तो जब लेबर पार्टी आ चुकी थी तो उसने साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन भी वहाँ पे आ चुकी थी, तो उसने कहा हम इंडियंस को इंग्लैंड में बुलाएंगे और वहाँ पर उनके साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को समझो। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो होती है जहाँ पे राउंड टेबल होता है और सारे लोग एक ही मंच पर बैठते हैं, कोई ऊपर नहीं होता, कोई नीचे नहीं होता, यानी कि इंडियंस और अंग्रेज़ इकट्ठे टेबल पर बैठ के बातचीत कर रहे थे। ये कंजर्वेटिव पार्टी को अच्छा नहीं लगा, ठीक है। जब तक थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आई तब तक वहाँ पर लेबर पार्टी फिर से चली गई थी और कंजर्वेटिव पार्टी फिर से आ गई थी। हालांकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लेबर पार्टी ने बुलाई थी, लेकिन थर्ड तक आने तक कंजर्वेटिव फिर से आ गई थी। इसलिए उसने जल्दी जल्दी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ख़त्म की, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगा कि इंडियंस और अंग्रेज़ इकट्ठे बैठ के बात कर रहे हैं। इसने उसने जल्दी जल्दी हरीडली बुलाई थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जल्दी जल्दी कंक्लूड किया और सारी बातचीत का जो भी फैसले हुए वो निचोड़ उसका निकाल के, एसेंस उसका निकाल के क्या बना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि आज का कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंडिया का, उसका 80% है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जितने भी लॉज हैं वो सारे कहाँ से लाए गए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। 80% कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वही है। अब वो 35 वाला एक्ट किससे बना? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से,
प्लस साइमन कमीशन रिपोर्ट की रिकमेंडेशन से। तो आज का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आप ये कह सकते हो कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट की देन है। ठीक है, साइमन कमीशन से ही हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन बना है। ठीक है ना, ये। और बाकी का मैंने कहा 80% कॉन्स्टिट्यूशन तो वहाँ से आया 35 वाले एक्ट से, तो बाकी का 20% कहाँ से आया? कुछ पार्ट हमने जैसे फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिए हैं, कुछ पार्ट कनाडा से लिए हैं, कुछ पार्ट रशिया से लिया है, कुछ पार्ट न्यूजीलैंड से लिया है, कुछ पार्ट आयरलैंड से लिया है। तो ऐसे ऐसे करके हमने सारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बारो किया है। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि BR अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया है ना? ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि BR अम्बेडकर ने ये देखा कि 1935 वाले एक्ट में से क्या रखना है, क्या छोड़ना है, और जो रख लिया अब बाकी की चीज़ें कहाँ से लानी है? अमेरिका से लानी है। क्या लाना है अमेरिका से? रशिया से क्या लाना है? आयरलैंड से क्या लाना है? जापान से क्या लाना है? साउथ अफ्रीका से क्या लाना है? वगैरह वगैरह। तो ये कंपाइलेशन जो की ये BR अम्बेडकर और उसकी टीम ने की। ये नहीं था कि BR अम्बेडकर खाली पेज लेकर बैठ गया और कॉन्स्टिट्यूशन लिखने बैठ गया, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन उसके सामने था। उसने क्या किया, पूरे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन अपने मंगवाए, एक एक बुक होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, मंगवाई। वो ऑलरेडी एक वकील थे BR अम्बेडकर। ठीक है, 35 वाला एक्ट सामने था। ठीक है, अब इनकी हेल्प करने के लिए बहुत सारे ICS ऑफिसर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट पे सर्विस कर रहे होते हैं। सपोज़ करो 100 ICS ऑफिसर इनकी सर्विस पे था BR अम्बेडकर की, तो उन्होंने हेल्प की। ठीक है, टाइप शाइप करने में, टाइप शाइप किया इन्होंने, ये डिलीट करो, ये रखो, ये डिलीट करो, तो करते करते साल 2 साल लगे तो नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। उस टाइम कंप्यूटर नहीं होता था, उस टाइम टाइपराइटर होता था। ठीक है ना, तो टाइपराइटर पे सारा कुछ पेजेस के ऊपर टाइप होता था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन बना है। ठीक है, समझ आ गया? लिखें अब, तो लिखो 1927 टू 1929, 1927 टू 1929 साइमन कमीशन रिपोर्ट एंड नेहरू रिपोर्ट। एंड नेहरू रिपोर्ट। तो अब लिखो फर्स्ट हेडिंग, व्हाई साइमन कमीशन वाज सेट अप। व्हाई साइमन कमीशन वाज सेट अप। क्वेश्चन आ सकता ना ये कि वो सेटअप क्यों हुई थी। तो अब लिखिए अंडर सेक्शन 84, अंडर सेक्शन 84 of the Government of India Act 1919, Government of India Act 1919, a statutory commission was to be appointed in 1929 to inquire into the system of government comma growth of education and development of representative institutions in British India, institutions in British India, and the matters connected therewith, matters connected therewith। ये रखो इन्वर्टेड कॉमर्स में, देयर विद पे इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज हैं
और स्टार्ट हैं द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो ये इन्वर्टेड कॉमा में क्यों रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया है कि साइमन कमीशन ने इंक्वायरी किसके ऊपर करनी थी कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस इन ब्रिटिश इंडिया एंड मैटर्स कनेक्टेड देयरविद। इसके ऊपर साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट देनी थी। तो आप देखो इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट इंडिया में कैसे चल रही है, यानी कि कौन कौन से लॉज हैं इंडिया के अंदर अभी, जैसे डिप्टी कलेक्टर काम कैसे करता है, पुलिस का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस काम कैसे करता है, दारोगा कैसे काम करता है, मैजिस्ट्रेट काम कैसे करता है, जुडिशरी कैसे काम करती है, सारा कुछ इसके अंडर आएगा। वाइसराय की क्या पावर्स हैं, वाइसराय के जो एडवाइज़र्स हैं उनकी क्या पावर्स है, ठीक है, ये सारा कुछ आएगा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फिर ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, इंडिया में एजुकेशन कैसे ग्रो हो रही है उसके ऊपर। फिर डेवलपमेंट, इंडिया में डेवलपमेंट कैसे हो रही है, यानी कि रेलवे, हाईवे शाईवे, ये सारा कुछ। फिर रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, यानी कि इलेक्शंस, इसके ऊपर क्या काम हो रहा है, एंड द मैटर्स कनेक्टेड देयरविद, इसके साथ जुड़ी हुई और बातें, इसके ऊपर साइमन कमीशन ने रिपोर्ट देनी थी। और अगर आज का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आप देखोगे तो 35 वाले एक्ट से हमें यही चीज़ें मिली हैं। नंबर 1, इंडिया का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैसा होगा, वो हमें 1935 वाले एक्ट से ही मिला है। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा, हम कहते हैं ना अंग्रेज़ों का दिया हुआ एजुकेशन सिस्टम है, कहते हैं ना, यहीं से आया वो, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज होएगी, साइंटिफिक लैंग्वेज, मतलब साइंस के ऊपर कितनी तवज्जो होगी, हिस्ट्री के ऊपर कितनी होगी, वो तब से चला आ रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, यानी कि इलेक्शंस के इंस्टीट्यूशंस क्या क्या होंगे, लोकसभा, राज्यसभा, उस टाइम काउंसिल्स होती थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है, तो वो कैसी होंगी, ये सारा कुछ वहीं से आया है, ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं। इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, उसके आगे कंटिन्यू रखो, एंड टू रिपोर्ट एज, एंड टू रिपोर्ट एज से फिर से इन्वर्टेड कॉमर्स स्टार्ट, एज से इन्वर्टेड कॉमर्स स्टार्ट, एज टू वेदर, एज टू वेदर एंड टू व्हाट एक्सटेंट, एज टू वेदर and to what extent it is desirable to establish the principle of responsible government or to extend responsible government or to extend, modify or restrict the degree of responsible government then existing therein, हाँ, यानी कि इसका मतलब है इट इज़, ये भी देखना, एज टू वेदर एंड टू व्हाट एक्सटेंट it is desirable to establish the principle of responsible government or to extend, modify or restrict the degree of responsible government। responsible government क्या होती है, यानी कि गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इसके कहने का ये मतलब था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और बढ़ाई जाए या जितनी है उतनी रखी जाए, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इलेक्शन उस टाइम रिस्ट्रिक्टेड होते थे, सब लोग वोट नहीं डाल सकते थे,
ठीक है ना। तो ये जो 18 साल वगैरह में हुआ, ये सारी चीज़ें बाद में हुई हैं कि इलेक्शन में वोट डालना, ठीक है। तो फ्रेंचाइज जो था, राइट ऑफ फ्रेंचाइज बड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता था और कुछ लोग ही इलेक्शन में खड़े हो सकते थे। तो इसका मतलब ये है कि साइमन कमीशन ने जैसा कहा फिर वैसा आगे फॉलो किया गया कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कितनी देनी है, कितनी नहीं देनी है, कहाँ देनी है, कहाँ नहीं देनी है, ठीक है। और कौन कौन से सेक्टर में देनी है। जैसे डिफेंस में नहीं दी कभी इन्होंने, फॉरेन अफेयर्स में कभी नहीं दी, है ना। क्योंकि अगर फॉरेन अफेयर्स में देते फिर इंडिया कहता वर्ल्ड वॉर में हमने जाना ही नहीं है, वो फॉरेन अफेयर्स आ जाते ना। डिफेंस में बोलते तो इंडिया कहता हमारा डिफेंस बजट कम करो, हमने जापान के साथ लड़ाई नहीं करनी, हमारा क्या इंटरेस्ट है जापान के साथ लड़ाई करने में, है ना। लेकिन ब्रिटेन का इंटरेस्ट तो था, इसलिए उन्होंने डिफेंस कभी हमें दिया नहीं, ना फॉरेन अफेयर्स दिया, ठीक है। अब देखो, अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने ये सारे, ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स में मैंने लिखवाए, ये लिखने हैं क्वेश्चन में, आंसर में, या नहीं लिखने, तो आपकी मर्ज़ी है। लिख दोगे तो अच्छा है, अगर नहीं याद हो रहा तो छोड़ भी सकते हो। ये नहीं है कि ये नहीं लिखोगे तो आप पास नहीं होगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर टफ लग रहा है आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट पैरा, द ब्रिटिश गवर्नमेंट virtually recognized the failure of reforms of 1919, reforms of 1919 by appointing the all white Simon Commission, appointing the all white मतलब सारे लोग इंग्लिश थे, ऑल वाइट, डब्ल्यू कैपिटल रखना, साइमन कमीशन इन नवंबर 1927, 2 years बिफोर, उसके साथ ही 2 years बिफोर such a commission, 2 years before such a commission was due, नेक्स्ट पैरा, साइमन कमीशन कंसिस्टेड ऑफ, अब कुछ लोग जो हैं वो आंसर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। साइमन कमीशन कंसिस्टेड ऑफ 7 members of British Parliament with Sir Simon as its chairman, ब्रैकेट में लिखो therefore the name Simon Commission, bracket close. The government claimed that it anticipated the setting up of the commission as a concession to the Indian demand for an early revision of the constitution, Indian demand for an early revision of the constitution.
नेक्स्ट पैरा, टू अदर explanations are also offered which are not so laudable, laudable, laudable मतलब गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम 2 साल पहले साइमन कमीशन को इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इंडियंस खुद ही ये कह रहे हैं कि 1919 के जो रिफॉर्म्स हैं वो फेल हैं, तो हमें फर्दर रिफॉर्म्स दो। तो फर्दर रिफॉर्म्स लाने के लिए हम कमीशन जल्दी ला रहे हैं, यही तो इंडियन चाहते हैं कि जल्दी कमीशन लाओ ताकि नए रिफॉर्म जल्दी आएँ। तो हम तो इसमें कुछ बुरा कर ही नहीं रहे, जो कमीशन 29 में आनी थी वो हम जल्दी लेकर आ रहे हैं, समझे मेरी बात। तो गवर्नमेंट ने ये एक्सप्लेनेशन दी, ठीक है। मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में कि गवर्नमेंट जब भी कोई काम करती है वो लीगल तरीके से करती है, तो ये उसका लीगल तरीका था, इसमें कोई इलीगल चीज़ ही नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा हम कमीशन इसलिए जल्दी ला रहे हैं क्योंकि इसमें इंडियंस खुद ही कह रहे हैं कि आप जल्दी लेकर आओ, क्योंकि 1919 के रिफॉर्म्स फेल हो गए हैं, वो किसी को पसंद नहीं आए। रिफॉर्म्स फेल कब होते हैं? जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वो मंजूर ना हो। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 1919 के रिफॉर्म्स मंजूर नहीं थे, इसलिए गवर्नमेंट कहती हम 2 साल पहले लेके आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट यहाँ पर 2 और एक्सप्लेनेशंस भी दी जाती है हिस्टोरियंस के द्वारा, विच आर नॉट सो लाउडेबल, मतलब वो इतना ज़्यादा उसका सबूत जो है वो नहीं है, प्रूफ नहीं है। वो कौन सी है? एक तो मैंने आपको बताई जो लेबर पार्टी वाली है ना, कि वहाँ पे लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बननी थी, तो गवर्नमेंट डर गई थी कि अगर वो कमीशन बनाएगी तो उसकी बनाई हुई कमीशन जो है वो इंडिया के फेवर में रिकमेंडेशन देगी। एक तो वो था। तो दूसरा ये था कि 1927 में बहुत ज़बरदस्त कम्युनल राइट्स हुए थे इंडिया में, ठीक है। अब गवर्नमेंट कौन सी थी ब्रिटेन में? कंजर्वेटिव गवर्नमेंट। वो उसने जानबूझकर साइमन कमीशन को इंडिया में बुलाया कि वो देखे कि यहाँ तो हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रह ही नहीं सकते, ये तो हालत है, कम्युनल राइट्स हो रहे हैं देश में। अब जो वो रिकमेंडेशंस देगी वो इस तरह के होंगे, मतलब किस तरह के होंगे कि यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन हो। क्या हो? सेंट्रलाइजेशन का मतलब पता है? सेंट्रलाइजेशन, जब देश में सेंटर बहुत पावरफुल हो, जैसे मोदी ने किया हुआ है अभी मोदी के रूल में सेंटर इज़ वेरी पावरफुल, ठीक है ना। एक होती है इसके ऑपोजिट डिसेंट्रलाइजेशन, जब सेंटर कम पावरफुल होता है स्टेट्स बहुत पावरफुल हो जाती है, वो इसका ऑपोजिट होता है। तो साइमन कमीशन को जान के उस टाइम बुलाया गया कि कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, इसका मतलब स्टेट्स के कंट्रोल में कुछ है ही नहीं है। तो कम्युनल राइट्स को कंट्रोल करने के लिए कौन ताकतवर होना चाहिए? सेंटर। तो इसलिए साइमन कमीशन की सबसे पहली रिकमेंडेशन थी कि इंडिया के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो सेंटर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और आज भी हमारा जो सेंटर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको प्राची मैम ने पढ़ाया कॉन्स्टिट्यूशन, आपने वहाँ पे पढ़ा होगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपने उसमें पढ़ा होगा, है ना। तो आपने उसमें ये देखा होगा कि सेंटर स्ट्रॉन्ग है इंडिया में, स्टेट्स वीक हैं, पढ़ा था ना। वो साइमन कमीशन की ही देन है, और अगर उस टाइम पे कम्युनल राइट्स नहीं हुए होते तो हो सकता है हमारा देश में सेंटर जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। आपको पता है अमेरिका में क्या है? अमेरिका में सेंटर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहाँ पे स्टेट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्टेट्स आर वेरी पावरफुल इन यूएसए, सेंटर इज़ नॉट दैट पावरफुल। वहाँ पर स्टेट्स जो हैं वो सेंटर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो हर स्टेट के पास इतनी पावर है, हर स्टेट का एक तो गवर्नर है, यहाँ पे होता है ना चीफ मिनिस्टर, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं है, वहाँ पे गवर्नर होता है। यहाँ पे भी गवर्नर होता है, लेकिन यहाँ पर गवर्नर प्रेसिडेंट के जैसा होता है, वहाँ पे गवर्नर कैसा होता है? मतलब यहाँ पे गवर्नर इंडिया के प्रेसिडेंट जैसा होता है जिसके पास कोई पावर नहीं है। वहाँ पे अमेरिका में गवर्नर जो स्टेट्स का होता है वो
अमेरिका के प्रेसिडेंट के जैसा होता है, जो कि बहुत पावरफुल होता है। यानी कि वहाँ का जो गवर्नर है स्टेट का, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरह काम करता है। इवन के वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी का जो मेयर होता है वो वहाँ की म्यूनसिपैलिटी के कमिश्नर से ज़्यादा पावरफुल होता है। वहाँ की म्यूनसिपैलिटी के कमिश्नर से मेयर ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे क्या उल्टा है, यहाँ पे मेयर का कम पावरफुल है और कमिश्नर ज़्यादा पावरफुल है, जो कि आईएएस ऑफिसर होता है। पता है ना, जम्मू में जो एवनी लवासा थी, जो अब जम्मू की डीसी है, वो क्या थी, कमिश्नर जेएमसी की, ठीक है ना, कमिश्नर थी वो। कितनी पावरफुल थी वो, जितनी डेमोलिशन की उसी ने की। मेयर का कोई रोल ही नहीं था। कभी दिखा आपको मेयर? क्योंकि मेयर पावरफुल ही नहीं है इंडिया में, चाहे यूनियन टेरिटरी हो चाहे स्टेट हो। अमेरिका में इसके ऑपोजिट है, क्योंकि इंडिया में जो डायरेक्टली इलेक्टेड एक तो इंडिया में जो मेयर है वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है। अमेरिका में जो मेयर है ना वो डायरेक्टली इलेक्टेड है, जैसे वहाँ के प्रेसिडेंट है। यहाँ पे मेयर जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है। यहाँ पे कौन डायरेक्टली इलेक्टेड है, काउंसलर, और काउंसलर मिलकर एक मेयर को बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एमपी हम बनाते हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और सारे एमपी मिलकर वोट डालते हैं, फिर प्रेसिडेंट बनता है इंडिया में। यहाँ पे हम प्रेसिडेंट को तो नहीं ना वोट डालते। अगर इंडिया में हम डायरेक्टली वोट द्रौपदी मुर्मू को डालें डायरेक्ट, तो फिर वो ज़्यादा पावरफुल बन जाए, है ना। लेकिन हम किसको डालते हैं, एमपीज़ को, और एमपीज़ आगे इलेक्ट करते हैं कौन, प्रेसिडेंट को। इसलिए प्रेसिडेंट पावरफुल नहीं है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। सिमिलरली मेयर, हम चुनते हैं काउंसलर को और वो चुनते हैं मेयर को, इसलिए मेयर भी पावरफुल नहीं है। हाँ, वो फर्स्ट सिटीजन बोलते हैं उसको, फर्स्ट सिटीजन ऑफ जम्मू। सिमिलरली प्रेसिडेंट को भी फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बोलते हैं। वो उसकी बात छोड़ो, वो फर्स्ट सिटीजन कहने से सिर्फ कहने की बात है, वो पावर तो कोई नहीं ना है ना। पावर तो कमिश्नर के पास है। अमेरिका में इसका उल्टा है, वहाँ पे मेयर भी, गवर्नर भी स्टेट का, वो भी डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, और प्रेसिडेंट भी, वो भी डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। वहाँ पे ना कोई सीएम है, वैसा कोई चक्कर ही नहीं है। तो वहाँ पे जो भी डायरेक्टली इलेक्टेड बनता है वो पावरफुल होगा। तो वहाँ पे स्टेट्स बहुत पावरफुल है। वहाँ पे स्टेट्स को यूएसए से अलग होने का अधिकार भी है, टू सीसीड फ्रॉम द यूएसए। यहाँ पे नहीं ना है। यहाँ पे इंडिया में ये है कि आप अलग नहीं हो सकते चाहे जो मर्जी। वहाँ पे है, आप अलग भी हो सकते हो। इतनी पावरफुल स्टेट्स हैं। अगर वो रेजोल्यूशन पास कर दे ना, हमने यूएसए के साथ नहीं रहना, तो वो नहीं रहेंगी। यहाँ पे रेजोल्यूशन पास करेंगे तो क्या होगा, वो रेजोल्यूशन नल एंड वाइड बोल देगा कौन, प्रेसिडेंट। सॉरी, वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट उसको वापस भेज देगा, है ना, बोलेगा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। तो ये फ़र्क है इंडिया और अमेरिका में। तो आप लिखो, टू अदर एक्सप्लेनेशंस आर ऑफर्ड विच आर नॉट सो लाउडेबल। वन इज दैट India had gone through the worst communal riots in 1927, and the government wanted the Simon Commission Simon काट दो, government wanted the commission to form a poor impression of the Indian social and political situation. Another explanation is that general elections were due
General elections were due in England in 1929. Full stop. The Conservative government of Lord Birkenhead, Lord Birkenhead, Birkenhead, the Conservative government of Lord Birkenhead, Birkenhead, feared that feared that the Labour Party would come into power in the next general elections in England and a commission appointed by Labour government might not appointed by Labour government might not safeguard the imperial interests to the same extent as the Conservatives. Full stop. अब लिखो साइमन कमीशन रिपोर्ट, साइमन कमीशन रिपोर्ट। नंबर 1, a strong and stable government at the center. A strong and stable government at the center was necessary. Was necessary. Number 2, the existing unitary type of government, the existing unitary type of government was unsuitable for India. Number 3, the power of Indian Council was to be limited. Was to be limited. Next point, the central legislature was to be elected by the provincial councils. Provincial councils.
नेक्स्ट पॉइंट, डायarchy was inherently डायarchy DYARCHY DYARCHY डायarchy was inherently defective. Inherently, INHERENTLY, defective. It is to be scrapped. 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 Next point, minority safeguards were needed. Minority safeguards were needed. Next point, franchise should be FRANCHISE. Franchise should be extended and legislature enlarged. Legislature enlarged. Next point, Burma was to be separated. Burma, BURMA, was to be separated from India. Sindh from Bombay Presidency. Sindh from Bombay Presidency. अब इसमें 2-3 पॉइंट देखने वाले हैं. नंबर 1, डायarchy. डायarchy क्या थी? इसको बोलते हैं ड्यूल गवर्नमेंट. क्या बोलते हैं? ड्यूल गवर्नमेंट. डायarchy इंट्रोड्यूस की थी 1919 के एक्ट में. कब की थी? 1919 के एक्ट में, जिसमें क्या था कि गवर्नमेंट के पोर्टफोलियोज होते हैं ना, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स वगैरह, एजुकेशन, हेल्थ, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था. आधे पोर्टफोलियो जो थे वो गवर्नर जनरल या वाइस रॉय ने अपने पास रखे थे, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, इंपॉर्टेंट जो थे. और जो कम इम्पॉर्टेंट थे जैसे सैनिटेशन, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, ये सारा उन्होंने मिनिस्टर्स को दे दिया था. किसको? मिनिस्टर्स को दे दिया था, जो कि इलेक्ट होकर आएंगे. यानी कि सेंटर की बात कर रहे हैं हम, स्टेट्स की नहीं, सेंटर की. यानी कि 1919 के एक्ट ने सेंटर में डायarchy इंट्रोड्यूस की थी, जिसका मतलब ये था कि जो मिनिस्टर इलेक्ट होकर आएंगे, जो इंडियंस होंगे, उनको हम कम इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स दे देंगे और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हम अपने पास रखेंगे. लेकिन लोगों ने इसका विरोध किया और ये चली नहीं, तो साइमन कमीशन ने इसको बंद कर दिया. डायarchy वाज इनहेरेंटली डिफेक्टिव एंड वाज टू बी स्क्रैप्ड. 35 वाले एक्ट ने ये डायarchy जो थी इसको प्रोविंसेस में स्टार्ट कर दिया था. प्रोविंसेस में, स्टेट्स में. यहाँ पे तो इसने बंद कर दिया, वहाँ पे स्टार्ट कर दिया था. ठीक है. दूसरा पॉइंट देखने वाला ये है कि फ्रेंचाइज एक्सटेंड कर दी थी, यानी कि अब और ज़्यादा लोग वोट डाल सकते थे, और लेजिस्लेचर में मेंबरशिप जो थी वो बढ़ा दी थी. एक और पॉइंट, बर्मा को इंडिया से सेपरेट कर दिया था और सिंध जो था वो बॉम्बे से अलग कर दिया था. ये सारे इसके पॉइंट थे. और पहला पॉइंट आपने देख ही लिया, सेंटर जो था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया था. और इंडिया में यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट चल रही थी तब, यानी कि सिर्फ सेंटर, ओनली सेंटर. यूनिटरी होता है सिर्फ सेंटर. यूनिटरी का ऑपोजिट होता है फेडरल. ठीक है. तो अब यहाँ पर इन्होंने मिक्सचर इंट्रोड्यूस किया. ठीक है. मिक्सचर क्या था? यूनिटरी एंड फेडरल. ठीक है. फेडरल में क्या होता है? स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर होती है. यूनिटरी में क्या होता है? सेंटर में ज़्यादा पावर होती है. तो इन्होंने दोनों का मिक्स स्टार्ट कर दिया. ठीक है. अब लिखो,
Appraisal of the Simon Commission report. Appraisal topic. Appraisal of the Simon Commission report. तो लिखो नंबर 1, the wholly irresponsible, wholly, WHOLLY, wholly irresponsible central government and the indirect election to the central legislature elections to the central legislatures were retrograde recommendations यानी कि ये जो 2 रिकमेंडेशन थी ये रेट्रोगेट थी, अच्छी नहीं थी। दूसरा, मोस्ट रिकमेंडेशंस of the commission found a place, most recommendations of the commission found a place in Government of India Act 1935. Third point, the commission failed to mention that the commission failed to mention the full goal of India, further goal of India as dominion status. The commission failed to mention the further goal of India as dominion status, which was resented in India. Resented in India. बस ये साइमन कमीशन इतना ही है, इसके आगे कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये इतना ही है।